फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल LWM क्लासेस पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग अब स्टार्ट करेंगे क्लास 12th में आपकी जो अकाउंटिंग की थर्ड बुक है। ठीक है, थर्ड पार्ट है, उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। और ट्राई करेंगे कि हम इस चैप्टर को आज की क्लास में ही फिनिश कर लें। मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट हम आज की क्लास में कर लें क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है और आप यहाँ से 3 से 4 मार्क्स इजीली कवर कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तो देखो, जैसे कि चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस को बताते हैं। ठीक है, कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है और आपने ड्यूरिंग द ईयर कितने रुपए की इनकम जनरेट की ही, कितने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर आपको कितने रुपए का लॉस हुआ है। जैसे सपोज दैट आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, और आप फाइनेंशियल ईयर के एंड में यानी 31 मार्च को जानना चाहते हो कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मींस आपके पास में लायबिलिटीज कितने रुपए की है, आपके पास में असेट्स कितने रुपए की है आपकी, या आपके पास में आपकी कैपिटल कितने रुपए की है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, एक स्टेटमेंट बनाते हो जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, जो कि बैलेंस शीट किस किस चीज को कंप्रोमाइज कवर करेगा? आपका बैलेंस शीट कवर करेगा आपके इक्विटी को, लायबिलिटी को और असेट्स को। ठीक है ना, और ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है। जैसे 31 मार्च को बना रहे हैं तो ये 31 मार्च की आपकी पोजीशन बताएगा और इसलिए बैलेंस शीट क्या है? आपका एक स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कहते हैं? आपके जो भी लेजर्स हैं उनकी बैलेंसेज आपको शो कराएगा। ठीक है, अब आपको आपकी इनकम जनरेट करनी है तो उसके लिए आप क्या बनाते हो? इनकम स्टेटमेंट बनाते हो। ठीक है, जो कि आपका क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग जनरली हम लोग किस चीज के लिए जानते हैं? हम लोग अपने पीरियड के लिए जानेंगे कि हमारा पर्टिकुलर पीरियड में कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है या कितने रुपए का हमको लॉस हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं कि हमें 2023 और 24 में 23 और 24 में कितने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए या लॉस हुआ है उसको जानने के लिए हम क्या बनाते हैं? अपना इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी P&L अकाउंट बनाते हैं, और जिससे हम ये जान पाते हैं कि हमें एक्चुअलिटी में कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है या कितने रुपए का लॉस हुआ है। ठीक है, तो अभी देखो, इसको हम आगे डेफिनेशन की फॉर्मेट में देखते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं आपके? तो देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर समरी ऑफ अकाउंट्स। हमने अभी यही पढ़ा था कि क्या होते हैं आपके? समरी ऑफ अकाउंट्स होते हैं किसके? बिजनेस के। बैलेंस शीट क्या कराता है? शोइंग द असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। और कब दिखाता है आपको? एज ऑन अ सर्टेन डेट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट क्या शो कराता है? आपके रिजल्ट्स को शो कराता है किस चीज के बारे में? प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ आपको फॉर द पीरियड। ओके, क्योंकि आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस एक पूरे पीरियड के लिए जानते हो और आपकी अपनी बैलेंस शीट की पोजीशन, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पोजीशंस आप जानते हो पर्टिकुलर डेट पर कि हमारी पोजीशंस क्या है। ठीक है, अब देखो, हमने पढ़ा पहले बैलेंस शीट क्या होता है, हमने पढ़ा था अभी बैलेंस शीट क्या होता है कि एक स्टेटमेंट होता है जो कि क्या क्या कंप्राइज करता है अपने अंदर? एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। इक्विटी को आप शेयर होल्डर्स फंड भी कह सकते हो या इसे आप कैपिटल भी कह सकते हो। ठीक है, of the company at a given date. It shows the financial position of a business by listing its assets, equity and liabilities. और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट अब इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट पर आपकी पोजीशन बताता है कि आपके पास में कितनी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज है, आपकी क्या पोजीशन है आपके बिजनेस में। सेकंड हमने देखा था कि क्या होता है आपका? P&L अकाउंट होता है या स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, इट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्या शो कराएगा? आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के आपको ड्यूरिंग द ईयर कितने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है या कितने रुपए का आपको लॉस जनरेट किया है। ठीक है, अच्छा, हम P&L को किस पार्ट में शो कराएंगे? पार्ट सेकेंड ऑफ द शेड्यूल थर्ड। ओके, देखो, नोट्स टू अकाउंट क्या होता है? जब आप देखो बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है, तो बैलेंस शीट में आप क्या करते हो? जैसे फॉर एग्जांपल आपने शो कराया इक्विटी। ओके, इक्विटी में आपके शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। अब शेयर होल्डर्स फंड में आप यहाँ पे शो कराते हो शेयर कैपिटल, आप यहाँ पे शो कराते हो रिजर्व एंड सरप्लस। अब आपके पास में मान लो 3 से 4 रिजर्व एंड सरप्लस हैं, तो आप क्या करते हो? जैसे कि यहाँ पे इनका बैलेंस है मान लो शेयर कैपिटल का 5 लाख। अब इसके आगे आपको नोट्स टू अकाउंट डाल दिया आपने, जैसे फर्स्ट, इसके आगे सेकंड, और यहाँ पे आपने 4 लाख। फिर आप एक नोट्स टू अकाउंट एक अलग से स्टेटमेंट बनाते हो
जो कि क्या होते हैं, इसी के लिए एक तरीके से सब हेल्पिंग फिल होते हैं, इसी के लिए सप्लीमेंट्री होते हैं। कैसे, यहाँ पे हम बताएंगे कि नोट्स टू अकाउंट में बनाएंगे। जैसे हमारा नोट्स टू अकाउंट है फर्स्ट, हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारे पास में 3 लाख रुपीज की, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हमारे पास में टोटल कितने की, 2 लाख रुपए की। ओके, सेम हम यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट 2 बना देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में हम दिखा देंगे कि जनरल रिजर्व है हमारे पास में 3 लाख रुपए का, प्रॉफिट एंड लॉस है हमारे प्रॉफिट है हमारे पास में 50,000 का, एंड और क्या है हमारे पास में, मान लीजिए कैपिटल रिजर्व है 50,000 का। ओके, तो हम ऐसे करके नोट्स टू अकाउंट में इनको डिटेल्स में शो करा देते हैं, जो भी हमारे पास में बैलेंस शीट के आइटम्स होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखो हम लोग अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है तो हम लोग उसके लिए क्या बनाते हैं, हम उसके लिए बना लेते हैं बैलेंस शीट। हमें अपना ड्यूरिंग द ईयर इनकम जनरेट हमें कितनी की इनकम जनरेट हुई है, इसके लिए हम इनकम स्टेटमेंट बना देते हैं, या फिर जिसे हम कह सकते हैं P&L अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, अब हमें जानना है कि हमारे पास से कैश का कितना फ्लो हो रहा है, एक्चुअलिटी में कैश का कितना फ्लो हो रहा है, और उसके लिए हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको हम फर्दरली डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितना होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमारा कितना होता है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमारा कितने का कैश फ्लो हो रहा है। यहाँ पर हम ओनली उन्हीं अकाउंट्स को, उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें किसका फ्लो होता है, कैश का फ्लो होगा। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग आपका प्रिपेयर किया जाता है, जिससे कि हम लोग जान पाते हैं कि आपका इनफ्लो कितना हो रहा है कैश का, और आउटफ्लो कितना हो रहा है आपका कैश का। देखो, बैलेंस शीट को हम लोग फर्दरली डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में। एक इक्विटी एंड लायबिलिटी हो जाता है आपका फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड पार्ट एसेट्स हो जाता है। याद करो क्लास फर्स्ट में आपने क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा इक्विटी प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स, आपके अकाउंटिंग इक्वेशंस में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, अब देखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, एक सिंपल सी लैंग्वेज में बात करते हैं, ये हमारी इंटरनल लायबिलिटी होती है और ये हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। ठीक है ना, यानी कि हमें कंपनी के ऑनर्स को जो अमाउंट पे करना है, कंपनी के ऑनर्स का जो पैसा लगा हुआ है, शेयर होल्डर्स का जो पैसा लगा हुआ है, दैट इज नोन एज द इक्विटी। और आउटसाइडर जो भी पैसा है आपका, चाहे आपने लोन ले रखा हो, ठीक है, आपने चाहे डिवेंचर से पैसा ले रखा हो, चाहे आपके क्रेडिटर्स हो, आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, प्रोविजंस हो, वो सब क्या हो जाते हैं आपकी लायबिलिटी में शो करा देते हैं हम। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं इक्विटी को। तो देखो इक्विटी में हम 3 चीजें जनरली मेनली आपके आ जाते हैं। इक्विटी में देखो आपका क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले हम देखते हैं शेयर कैपिटल आ जाता है आपका। ठीक है, इक्विटी को हम एक और टर्म्स में बोल सकते हैं, इक्विटी का मतलब क्या हो जाता है आपका, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, अब देखो इक्विटी क्या क्या कंप्रोमाइज करेगी अपने अंदर, शेयर कैपिटल, फिर दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, एंड थर्ड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज को हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड करेंट लायबिलिटीज। और हम बात करते हैं फिर अगर असेट्स की, तो असेट्स को भी 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर देंगे, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। अभी हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि नॉन करेंट एसेट्स क्या होते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में। तो देखो शेयर कैपिटल क्या क्या चीज इंक्लूड करेगा, देखो शेयर कैपिटल क्या है, आपने फ्रेश शेयर इश्यू किए जनरल पब्लिक को। ठीक है, फ्रेश शेयर इश्यू किए किसको, जनरल पब्लिक को। आपने आईपीओ किया, आपने एफपीओ किया, ठीक है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और फर्दर पब्लिक ऑफरिंग आप करते हो। ठीक है, आप प्राइवेट प्लेसमेंट में करते हो, आप बोनस शेयर इश्यू करते हो। ठीक है, आप शेयर, आपने किसी से कोई गुड्स परचेस किया, आपने सपोज 5 लाख रुपीज की आपने कोई लैंड परचेस की, और उसके अगेंस्ट उनको क्या दे दिया आपने, शेयर्स दे दिए, कितने रुपीज के, 5 लाख के। ठीक है, तो वो भी पोर्शन आपका किसका माना जाएगा, शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल इंक्लूड करेगा क्या क्या, शेयर इश्यूड अगेंस्ट अमाउंट टू प्रमोटर्स एज शेयर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब देखो प्रमोटर्स कौन होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं ऐसे पर्सन जिनके मन में पूरा का पूरा आपका आइडिया आता है कि हम लोगों को क्या करना है, हमें एक कंपनी फॉर्म करनी है, यानी जो कि पूरा का पूरा कंपनी फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, जो पूरी कंपनी बनाते हैं। यानी हम कह सकते हैं
कि जो लोग कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, आपके कंपनी को बनाने से लेकर के आइडिया लाने से बनाने तक जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको बियर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब क्या कहलाते हैं, वो कौन कहलाते हैं, आपके प्रमोटर्स कहलाते हैं। शेयर इश्यूड बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, आपने पब्लिक ऑफरिंग नहीं की है, आपने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इश्यू की है। शेयर इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन एंड सब्सक्राइब्ड, यानी कि आपने आईपीओ वगैरह किया या एफपीओ किया है और वो शेयर्स क्या हो गए, आपके सब्सक्राइब्ड हो गए। आपने इश्यू किया है शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो कि हमने देखा था कि 5 लाख रुपए की क्या की है, लैंड परचेस की है, ठीक है ना। अब आपकी शेयर कैपिटल दोनों कम टाइप्स को इंक्लूड करेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जैसा कि हम लोग इसको देख चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो, जिनको हम शेयर्स दे रहे हैं, जैसे मान लो कि ये कंपनी है आपकी और ये शेयर्स दे रही है इन लोगों को, ठीक है, तो ये लोग क्या कहलाएंगे, ये शेयर्स ले लेंगे और इसके बदले में कंपनी को कैश दे देंगे, तो ये लोग क्या कौन हो जाएंगे, कंपनी के शेयर होल्डर्स, ठीक है। देखो कंपनी एक्ट क्या कहता है आपसे, शेड्यूल थर्ड, क्योंकि हम जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं वो शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग करते हैं, तो सो कहता है कि आपको ऑथोराइज्ड कैपिटल शो करानी है, इश्यूड कैपिटल शो करानी है, आपको सब्सक्राइब्ड कैपिटल शो करानी है, अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी एंड पेड अप बाय द शेयर होल्डर्स, ठीक है ना। डिटेल्स रिक्वायर्ड बाय शेड्यूल आर गिवन इन द नोट्स टू अकाउंट ऑन शेयर कैपिटल, यानी कि देखो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में तो आप शेयर कैपिटल के सामने डायरेक्ट डाल दोगे कि 5 लाख रुपीज की शेयर कैपिटल है, बाकी की जो भी डिटेल्स है आप कहां पे शो कराओगे, इसको नोट्स टू अकाउंट में आप इसको शो कराओगे, ठीक है। देखो जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं, एक होती है टर्म आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है, इसे आप ऑथोराइज्ड भी कैपिटल बोलते हो और इसे आप नॉमिनल कैपिटल भी बोल सकते हो। यानी कि एक ऐसी कैपिटल होती है कि जो जब भी आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराओगे तो आपको दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो एमओए में क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज, ठीक है, एक क्लॉज होता है, कौन सा क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज होता है। उस क्लॉज में जो कैपिटल रजिस्टर्ड होती है दैट इज नोन एज द ऑथोराइज्ड कैपिटल, यानी कि आप ड्यूरिंग द बिजनेस या लाइफ ऑफ बिजनेस आप इस कैपिटल से मैक्सिमम आप अपनी कैपिटल रेज नहीं कर सकते हो, इस कैपिटल से आप अबव अपनी कैपिटल रेज नहीं कर सकते हो, आप मैक्सिमम कितनी कैपिटल रेज कर सकते हो, ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब तो क्या क्या हम कभी भी बिजनेस की लाइफ में ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं बढ़ सकते, हाँ चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा, और ऑथोराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए हमें कंपनी की मीटिंग्स में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, जिसके थ्रू हम ऑथोराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। देखो ऑथोराइज्ड कैपिटल को आप फर्दर अगर बात करते हैं तो हम इसको दो कैटेगरी में बांट देते हैं, इश्यूड कैपिटल और अनइश्यूड कैपिटल। मान लीजिए आपकी 5 लाख शेयर्स हैं, ठीक है, 5 लाख शेयर्स में से आपने 2 लाख शेयर्स इश्यू कर दिए और 3 लाख शेयर्स आपने इश्यू नहीं किए, तो पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच इज इश्यूड टू जनरल पब्लिक, किसको आपने इश्यू कर दिया, इनको जनरल पब्लिक को, कि आइए आप हमारे शेयर्स लीजिए, ठीक है ना। देखो फर्दर हम इश्यूड कैपिटल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक सब्सक्राइब्ड कैपिटल और एक अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। देखो सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होते हैं, ये इश्यूड कैपिटल का पार्ट होता है, जो कि हमने मान लीजिए पब्लिक को कहा कि आइए आप हमारे शेयर्स परचेस कीजिए, तो क्या हमने जितने शेयर इश्यू किए पब्लिक उतने परचेस कर लेगी, देखो उससे ज्यादा के लिए भी एप्लीकेशन आ सकते हैं, उससे कम के लिए भी आ सकते हैं, तो जितने शेयर्स हमने पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, पब्लिक ने एप्लीकेशन दिया है, उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मान लीजिए कि 1,50,000 शेयर्स पब्लिक ने ले लिए हैं और 50,000 शेयर्स पब्लिक ने नहीं लिए, तो अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल 50,000 शेयर्स और सब्सक्राइब्ड कैपिटल आपकी 1,50,000 शेयर्स की हो जाएगी, ठीक है। अब देखो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, एक पॉइंट होता है आपका कॉल्ड अप कैपिटल और एक होता है अनकॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। अब देखो सपोज दैट कि शेयर्स की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है, आपने क्या किया है, 1,50,000 शेयर्स पर पब्लिक से डिमांड कर ली है आपने
6 रुपीज, ठीक है ना। आप 6 रुपए डिमांड कर चुके हो, तो आपकी 9 लाख रुपए आपकी क्या हो जाएगी, कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी। और अनकॉल्ड अप कैपिटल यानी जो पैसा आपने पब्लिक से अभी तक डिमांड ही नहीं किया है, यानी आपके 10 रुपए थे, 10 में से आपने 6 रुपए डिमांड कर लिए, तो कितने रुपए डिमांड नहीं किए अभी तक आपने, 4 रुपए डिमांड नहीं किए हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनकॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगा। यानी 1,50,000 इंटू 4, आपका 6 लाख रुपए क्या हो जाएगी आपकी अनकॉल्ड अप कैपिटल। अब देखो कॉल्ड अप कैपिटल को अगर हम फर्दर बाइफरकेट करते हैं, तो ये हमारे आ जाते हैं दो पार्ट्स में। कॉल्ड अप कैपिटल को फर्दर बाइफरकेट करते हैं, एक हो जाएगी आपकी पेड अप कैपिटल और एक हो जाती है आपकी अनपेड अप कैपिटल, ठीक है। पेड अप कैपिटल क्या होता है, जैसे हम लोगों ने 6 रुपए डिमांड किए हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमने जिनसे डिमांड किए वो सभी की सभी हमें पैसा पेमेंट कर दें, नहीं। अब होता क्या है कि 1,50,000 शेयर्स पर 6 रुपए नहीं, हमें टोटल कितने रुपए रिसीव हुए, 5 रुपए। तो 7,50,000 रुपए आपकी क्या हो जाएगी, पेडअप कैपिटल हो जाएगी। और 1,50,000 शेयर्स पर हमें कितने नहीं मिले, 1 रुपए नहीं मिले, तो ये आपके क्या हो जाएगा, 1,50,000 अनपेड अप कैपिटल, ठीक है। देखो इसी के रिगार्डिंग हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज और देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, लाइक कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। देखो आपने पेड अप कैपिटल देखा, अनपेड अप कैपिटल देखा। अब जो अमाउंट पे नहीं किया था, 1,50,000 से पर पे नहीं, अमाउंट नहीं मिला था ना 1 रुपए के हिसाब से, तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरिया। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, जब कंपनी परमिट करती है तो कोई कहता है कि हम अपना पैसा बाद में, हमारे पास में पैसे हो या नहीं हो, आप एक काम करो, 6 रुपए आपने डिमांड किए ना, हम आगे के 2 रुपए भी आपको अभी पे कर दे रहे हैं, बाद में हमारे पास में पैसे हो या नहीं हो, या हमारे पास में सरप्लस पैसे रखे हुए हैं, तो हमने कंपनी को वो 2 रुपए भी शेयर होल्डर्स ने पे कर दिए। तो ये जो 2 रुपए हैं आपको मिले हैं 1 लाख शेयर्स पे, सपोज दैट 2 रुपए के हिसाब से आपको क्या मिल गए, एडवांस में मिल गए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस। लेकिन क्या क्या ये शेयर कैपिटल का पार्ट बनेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने इस अमाउंट को शेयर कैपिटल में क्रेडिट नहीं किया है, तो ये अमाउंट आपके पास में एज अ करेंट लायबिलिटी आप इसको शो कराओगे। अब यहाँ पर ये इन चीजों की डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होती है, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको कि मैक्सिमम अमाउंट होता है कैपिटल का दैट अ कंपनी कैन इश्यू एज शेयर कैपिटल, इट इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ इश्यूशन ऑफ द कंपनी अंडर कैपिटल क्लॉज, ठीक है। और इसको फर्दर हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल और आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हम लोगों ने इश्यूड कैपिटल देखा था कि इश्यूड कैपिटल क्या होती है, ठीक है। हम लोगों ने सब्सक्राइब्ड कैपिटल देखा था कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है, जो कि जनरल पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब्ड कर ली जाती है आपकी। अच्छा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में हमने देखा था कि सपोज दैट 1,50,000 शेयर्स हैं, अपने सब्सक्राइब हुए हैं, जिसमें से 1 लाख शेयर्स पर आपने पूरे के पूरे 10 रुपए आपने डिमांड कर लिए हैं, और वो पूरा का पूरा पैसा आपको मिल चुका है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, वही हमने देखा था कि हमने 6 रुपए डिमांड किए थे, लेकिन हमें कितने रुपए रिसीव हुए थे, 5 रुपए रिसीव हुए थे, तो जो 1 रुपए रिसीव नहीं हुआ है वो नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है। देखो different classes of share capital, when the company has different classes of share capital, different classes of share capital means equity share capital, preference share capital, detail of each class of share capital is shown separately, ठीक है ना। जैसे किसी कंपनी के पास में दोनों शेयर है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, तो वो दोनों की ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है, दोनों की सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, वो अलग अलग शो कराएंगे। हमने पढ़ा था कि कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, तो हम लोगों ने देखा था कि कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होता है कि जैसे 10 रुपए थे, 10 में से हमने 6 रुपए डिमांड किए थे, तो ये 6 रुपए हमारे क्या हो गए, कॉल्ड अप कैपिटल हो गए थे। अच्छा, पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल क्या था आपका कि हमने 6 रुपीज डिमांड किए थे, लेकिन जिसमें से हमें कितने रुपए मिले थे, 5 रुपीज,
तो 1,50,000 शेयर्स पर आपने जो 5 रुपए रिसीव किए थे, वो 7,50,000 रुपए क्या हो जाएंगे आपके पेड अप कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है ना। ये इसके रिगार्डिंग डेफिनेशन है, नॉर्मल डेफिनेशन है, आप इसको इजीली पढ़ सकते हो। कॉल्सन एरिया देखा था। कॉल्सन एरिया टर्म्स क्या होती है कि किसी भी पर्सन से, जैसे एक कंपनी है, कंपनी ने इनसे पैसा डिमांड किया है कि हम लोग आपसे 6 रुपए डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने पूरे 6 रुपीज आपको पे नहीं किया है। इसमें से क्या होता है कि इन्होंने तो चलो कर दिए पे, इन दो लोगों ने। एक शेयर होल्डर है, इसने कहा कि मेरे पास में 6 रुपए नहीं है अभी, उन्होंने ओनली 5 रुपीज पे किए हैं आपको। तो जो 1 रुपए इससे रिसीव नहीं हुआ है, दैट इज नोन एज द कॉल्स इन एरियर। यानी कॉल्स इन एरियर मीन्स द अमाउंट नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी अगेंस्ट द अमाउंट कॉल्ड अप बाय इट टूवर्ड्स द शेयर कैपिटल। और इस अमाउंट को हम कहां पे शो कराते हैं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, क्योंकि पूरा का पूरा अमाउंट आपको यहाँ पे रिसीव नहीं होता है। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है कि कोई भी एक पर्सन है जिसने अपने फ्यूचर्स का अमाउंट अब उन्होंने एडवांस में पे कर दिया है, तो वो कॉल्स इन एडवांस कहलाता है। लेकिन कॉल्स इन एडवांस हम कभी रिसीव कर सकते हैं जब हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें परमिट करता है। ओके। और इसको हम कहां पे शो कराते हैं, करंट लायबिलिटी में एक टर्म होती है अदर करंट लायबिलिटी, उसके अंदर हम इसको शो करा सकते हैं। अच्छा, अब बात हो गई आपकी शेयर कैपिटल की। इसमें देखो, अब आपका रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले हम टर्म्स पढ़ लेते हैं कि सरप्लस आपका क्या होता है। तो सरप्लस क्या होता है कि आपने पी एंड एल अकाउंट बनाया। ओके। पी एंड एल अकाउंट में आपको जो प्रॉफिट अवेलेबल है, आपके पास में जो प्रॉफिट है, दैट इज नोन एज द सरप्लस। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट मींस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नॉट अप्रोप्रिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। दैट इज बैलेंस ऑफ प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन टुवर्ड्स रिजर्व्स एंड डिविडेंड। यानी कि सारे के सारे अप्रोप्रिएशन करने के बाद में, सभी खर्चे कट करने के बाद में जो भी बैलेंस आपके पास में बचता है, दैट इज नोन एज द सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आपकी क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि आपका कैपिटल रिजर्व, जो कि हम लोग आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट प्रिपेयर करते हैं। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जब भी कंपनी फ्रेश शेयर, किसी भी कोई भी कंपनी जब अपने शेयर्स का रिडेम्पशन करती है, अपने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करेगी, तो उस टाइम पे कंपनी को क्या मेंटेन करना पड़ता है, सीआरआर यानी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या होते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन, आउटस्टैंडिंग अकाउंट। देखो, हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि कैपिटल रिजर्व क्या होता है। जैसे कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट होता है। अब ये कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, कंपनी सपोज दैट बिजनेस करती है, मार्केट में मान लो गुड सेल परचेस करते हैं ये लोग। गुड सेल परचेस किस चीज का करते हैं, सपोज दैट करते हैं ये आईटी सेक्टर्स रिलेटेड, यानी कंप्यूटर्स परचेस करते हैं और कंप्यूटर सेल करते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि कंपनी के पास में फर्नीचर लगा हुआ है, कंपनी अपने फर्नीचर को सेल कर देती है, और आफ्टर डब्ल्यूडीबी कंपनी को मान लो कुछ भी प्रॉफिट हो जाता है, सपोज दैट 1,000 का प्रॉफिट हुआ, तो जो फर्नीचर था कंपनी की क्या थी, कैपिटल एसेट्स थी, और उस कैपिटल एसेट को सेल करने से जो प्रॉफिट होता है, दैट इज नोन एज द कैपिटल प्रॉफिट। और उस कैपिटल प्रॉफिट से जो भी रिजर्व हम प्रिपेयर करते हैं, दैट इज नोन एज द कैपिटल रिजर्व। It is created out of the profit earned from transactions of capital nature and is not available for the distribution of the shareholders as dividend। ठीक है। इसको हम एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड नहीं करते हैं। अब जैसे गेन क्या कहाँ हो सकता है, आपने सेल की है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सेल कर दी, आपने इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए, आपने क्या किया है, देखो आपने शेयर्स फोरफिटेड किए थे और फोरफिटेड शेयर को रीइश्यू किया है, और उस ट्रांजेक्शन्स में जो भी आपको प्रॉफिट आपके पास में बचता है, दैट इज नोन एज द प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर। तो उस प्रॉफिट को भी हम लोग कहां पे ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। याद करो, एंट्री हम एंट्री पास करते थे, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो यहां पे हम कर क्या रहे हैं एक्चुअलिटी में, कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि जो शेयर फोरफिटेड का बैलेंस था, उसको हम किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, कैपिटल रिजर्व में। या आपने कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेस किया है, तो वहां पे उस बिजनेस को परचेस करने में आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। और उससे जो रिजर्व प्रिपेयर करेंगे, दैट इज नोन एज द कैपिटल रिजर्व। अब देखो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है। देखो, जब भी कोई भी कंपनी अपने खुद के शेयर्स को बायबैक करती है, परचेस करती है,
आउट ऑफ फ्री रिजर्व और या सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, तो उनको एक रिजर्व प्रिपेयर करना पड़ता है, दैट इज नोन एज द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, और इट इज नोन एज द डीम्ड कैपिटल। इसे हम और क्या कह सकते हैं, डीम्ड कैपिटल भी बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी अपने शेयर कैपिटल को ड्यूरिंग द लाइफ अपनी कम नहीं कर सकती है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि जितने रुपए से आपकी शेयर कैपिटल कम होती है, दो ऑप्शन रखते हैं, या तो उतने रुपए के आपको फ्रेश इश्यू करते हैं, या फिर क्या करते हैं कि वो रिजर्व और सरप्लस से आपका पेमेंट करते हैं, रिजर्व से पेमेंट करते हैं, और उस रिजर्व से वो एक रिजर्व और प्रिपेयर कर लेते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है, और इट इज नोन एज द डीम्ड कैपिटल। तो जितने रुपए से आपकी कैपिटल कम होती है और उतने रुपए से आपका सीआरआर प्रिपेयर कर दिया जाता है, या उतने रुपए के आपके फ्रेश शेयर इश्यू कर दिए जाते हैं। अच्छा, सीआरआर का यूज हम किस लिए कर सकते हैं? सीआरआर का हम लोग यूज करते हैं फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इश्यू करने के लिए। जो आपके बोनस शेयर इश्यू करते हैं उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? सीआरआर का। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? जैसे आप मानिए कि कंपनी के शेयर की वैल्यू है, फेस वैल्यू है 10 रुपए। अब कंपनी की गुडविल अच्छी है तो कंपनी क्या करती है कि जो अपने शेयर होल्डर्स हैं उनसे चार्ज करती है 12 रुपीज, 2 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं कि हमें 12 रुपए चाहिए आपसे एक शेयर के। तो जो 2 रुपए एक्सेस अमाउंट रिसीव किया है किससे? फेस वैल्यू से, तो उस एक्सेस अमाउंट को हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? एक रिजर्व है टू विच अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। डीआरआर क्या होता है? देखो, जब भी कंपनी डिवेंचर्स इश्यू करके पैसा लेते हैं तो कंपनी एक्ट क्या कहता है कि देखो आप इनको पेमेंट करोगे, ठीक है, लेकिन सपोज दैट कि कल कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो उस केस में डिवेंचर्स होल्डर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कंपनी क्या कहती है कि आप ना एक काम करो, डीआरआर बना के रखो हमेशा, कि आप डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से इनको पेमेंट कर सको एटलीस्ट। अच्छा, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? जब भी आप कंपनी की असेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करते हो, असेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करते हो, तो यहाँ पे जो भी आपको गेन होता है उस गेन से आप जो रिजर्व प्रिपेयर करते हो दैट इज नोन एज द रिवैल्यूएशन रिजर्व, जो कि आपने पार्टनरशिप वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। अब ये क्या होता है? शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। देखो, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज अ रिजर्व टू विच डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स issued to employees is credited over the vesting period. For example, market price of the share is 75 and is to be issued to the employees at 50. देखो, होता क्या है कि हम ESOP में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में, हम कंपनी के एम्प्लॉयज को शेयर इश्यू करते हैं कुछ डिस्काउंट पर। मान लो एक शेयर है जिसकी की वैल्यू है, हमारे डेफिनेशन में हमने 75 रुपीज रखी है, और उसको हम अपने एम्प्लॉयज को इश्यू कर रहे हैं कितने रुपए में? 50 रुपीज में, ठीक है। तो अब जो डिफरेंस है इन दोनों का 25 रुपए का, उसको भी तो कहीं ना कहीं हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इससे हम एक रिजर्व प्रिपेयर करते हैं शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में, इसको हम शो कर देते हैं। अब ये टर्म क्या होती है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये आपकी थर्ड टर्म यूज हो जाती है इक्विटी में। फर्स्ट टर्म थी आपकी शेयर कैपिटल, सेकंड थी रिजर्व एंड सरप्लस, एंड थर्ड है आपकी क्या? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। देखो, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट क्या होती है? मान लो ये कंपनी है, कंपनी फ्यूचर में शेयर इश्यू करेगी। अब मान लो दो लोग हैं, इनके पास में पैसा है काफी अच्छा खासा, और इस कंपनी के शेयर भी लेना चाहते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? कंपनी के पास में आते हैं कि हमें शेयर दे दीजिए, ठीक है। तो ये कैश देते हैं इनको कि हमें शेयर पे कर शेयर दे दीजिए आप, लेकिन कंपनी के पास में तो अमाउंट है नहीं है, अमाउंट नहीं है, क्या क्या नहीं है? कंपनी के पास में शेयर्स नहीं है, अभी कंपनी शेयर इश्यू कर ही नहीं रही है, ठीक है। तो क्योंकि एक दो लोगों को शेयर इश्यू करेंगे तो कंपनी के बहुत सारे खर्चे भी होते हैं शेयर करने में, तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा। तो कंपनी क्या करते हैं कि कंपनी इनसे कैश ले लेती है और उसके बदले में एक इनको डॉक्यूमेंट्स देते हैं साइन करके कि जब भी कंपनी फर्दर शेयर इश्यू करेगी तो सबसे पहले शेयर इनको दिए जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज नोन एज द मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, यानी हमने इनको शेयर वारंट दे दिए हैं कि जब भी कंपनी शेयर इश्यू करेगी इनको शेयर्स दे दिए जाएंगे। इस अमाउंट पर कंपनी कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती है। Share warrant give the holder right to get equity shares on a specified date and at a specified value. Thus, share warrants will be converted into equity shares at a later date at a predetermined प्राइस।
सिंस दीज आर टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, तो दीज आर क्लासिफाइड और सोन एज द शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, देखो ये फैक्ट बात है कि आपके किस में कन्वर्टेड होंगे, शेयर कैपिटल में कन्वर्ट होते हैं एक फ्यूचर डेट पर, इसलिए हम इसको शेयर होल्डर्स फंड में भी शो करते हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब देखो होता क्या है, कंपनी ने शेयर इश्यू की है और उस पर एप्लीकेशन आया, हमने 1 लाख शेयर इश्यू किए थे, उस पर 2 रुपए के हिसाब से हमने एप्लीकेशन मंगाया है, तो 2 रुपए हमको रिसीव हो गए। अब हमने मान लीजिए सपोजेट होता क्या है कि 1,10,000 शेयर्स पर हमारे पास में एप्लीकेशन आए, 2,20,000 रुपए हमने टोटल रिसीव किए हैं। अभी हमने इनको शेयर अलॉट नहीं किए हैं, तो ये अमाउंट किस पॉइंट में क्रेडिट रहता है आपका, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अभी तक हमने इनका अलॉटमेंट नहीं किया है। देखो अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी पेंडिंग कब कब रह सकती है, व्हेन द इश्यू इज ओवर सब्सक्राइब हुए हैं तो वहां पे हो सकती है, और इसको हम किस में शो कराते हैं, करंट लाइबिलिटी में, और टर्म्स यूज करते हैं अदर करंट लाइबिलिटी, क्योंकि देखो इस चैप्टर में आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, आपको एक टर्म दे दी जाएगी, जैसे सपोज आपको दे दिया स्टॉक, आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्टॉक का सब हेड क्या है या हेड क्या है। ठीक है, तो स्टॉक का आपका सब हेड है, जैसे करंट एसेट, हेड है एसेट्स। ठीक है, when the issue is oversubscribed, amount is payable in installment, and in the case company has not received minimum subscription। अब देखो होता क्या है कि पहले था कि कंपनी 90% शेयर, जब तक जैसे कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू किए, अगर कंपनी मिनिमम 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव नहीं करती है, मान लीजिए 85,000 के लिए करती है, तो उस केस में क्या होगा कि कंपनी को ये पूरा का पूरा अमाउंट इन शेयर होल्डर्स को वापस करना होगा जो इनसे एप्लीकेशन पर रिसीव किया था, क्योंकि इनको फर्दर शेयर अलॉट नहीं किए जाएंगे। वहां टर्म्स रहती है कि मिनिमम एटलीस्ट 90% आपको रखना पड़ेगा कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी कंपनी एक्ट में ऐसा कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं रख रखा है, ये सेबी ने कर रखा है, और ये भी अब आपका कहना है जनरली सभी कंपनियां 90% ही यूज होती हैं आपकी। अब हम टर्म्स पढ़ेंगे लायबिलिटीज। देखो लायबिलिटी का मीन्स क्या होता है, अगर लायबिलिटी का एक सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें, फ्यूचर ऑब्लिगेशन है हमारे पास में, कि फ्यूचर में हमें किसी को कुछ ना कुछ पे करना है, हमारे ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ये अमाउंट कुछ भी चीज इनको देनी है, तो दैट लायबिलिटीज का मीन्स क्या हो गया, फ्यूचर ऑब्लिगेशंस। हमने देखा था कि हम लायबिलिटीज को 2 पार्ट्स में देख सकते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटी क्या होती है और करेंट लायबिलिटी क्या होती है। तो देखो नॉन करेंट लायबिलिटी की हम डेफिनेशन बहुत नेगेटिव मैनर में है हमारी कंपनी एक्ट में। नॉन करेंट लायबिलिटी क्या होती है, एक ऐसी लायबिलिटी जो कि करेंट लायबिलिटी नहीं है। सेम नॉन करेंट एसेट्स की डेफिनेशन गिवन है कि एक ऐसी एसेट जो करेंट एसेट्स नहीं है। तो बेटर है कि हम लोग किसकी डेफिनेशन देखते हैं, करेंट लायबिलिटी क्या होती है। तो करेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसी लायबिलिटी जो कि एक्सपेक्टेड टू बी सेटल इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ठीक है, अभी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड देखेंगे कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होता क्या है, या ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, यानी कि जिस डेट में वो बनी है उससे विद इन 12 मंथ वो रिपेबल हो, या हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड। देखो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होता क्या है आपका, ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ठीक है, जैसे आपके पास में कैश है, आपने कैश से गुड्स परचेस किया, रॉ मटेरियल, आपको इस पीरियड में लग गए 3 मंथ्स मान लीजिए। रॉ मटेरियल से आपने डब्ल्यूआईपी बनाया, डब्ल्यूआईपी से आपने फिनिश्ड गुड्स बनाया, और फिनिश्ड गुड्स से आपने क्या किया, सेल किया, और सेल से फिर दोबारा आपको अमाउंट रिसीव करने में भी टाइम लगेगा। मान लीजिए 3 मंथ आपको रॉ मटेरियल बनाने में लग गए, 4 मंथ्स आपके फिनिश गुड्स में लग गए थे, 3 मंथ यहाँ पर और 2 मंथ्स यहाँ पर। तो कैश आपने ये किया था, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको बेच करके अगेन कैश रिसीव करने में जो भी आपका टाइम पीरियड लगता है दैट इज नोन एज द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अब इसमें पूरा टाइम आपको कितना लगा, देखो 3 and 3 6 and 4 10 and 3 13 and 12 15 मंथ, यानी 15 मंथ। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आपका कितना हो गया यहाँ पर, 15 मंथ्स। अब देखो इसको थोड़ा ढंग से समझो, 15 मंथ का मतलब क्या होगा। अब मान लीजिए कि कोई भी एसेट्स है आपकी, सपोज दैट आपका कोई भी एसेट्स है जो कि सेटल हो रही है आपकी 14 मंथ में। अब
तो वो करंट एसेट्स होगी या नहीं होगी। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि करंट एसेट्स क्या होती है, कोई भी एक ऐसी एसेट्स जो कि आपकी एक साल के अंदर आप उससे कैश रियलाइज कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पे हमने कैश रियलाइज में हमने करंट एसेट्स में ले गए इसको। अभी हम करंट लायबिलिटी पर लेते हैं पहले। यानी कि कोई भी एक ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट आप विद इन 1 ईयर कर रहे हो, दैट इज नोन एज द करंट लायबिलिटी। लेकिन यहाँ पर आप 14 मंथ में इसका रीपेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो अब ये करंट लायबिलिटी होगी या नहीं होगी। तो देखो, हमने क्या देखा था यहाँ पर कि हमारी करंट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना था, 15 मंथ था। तो या तो आपके 15 मंथ के अंदर हो जाए या 12 मंथ्स, ठीक है। अब ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में भी चल जाएगा या 12 मंथ के अंदर भी चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर हम इनको रीपेमेंट कर रहे हैं, यानी विद इन 14 मंथ रीपे कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी आपकी हो जाएगी। अब मान लीजिए कि आपको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है 10 मंथ है। सपोज दैट आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना है, 10 मंथ है। अब होता क्या है कि आप किसी भी करंट लायबिलिटी, अब आपने मान लीजिए कि आपके एक लायबिलिटी थी, आपने लोन लिया बैंक से, शॉर्ट टर्म लोन लिया है आपने 11 मंथ के लिए। अब आप उसको रीपेमेंट कर रहे हो, 11 मंथ के लिए आपने लोन लिया है। तो अब ये जो लायबिलिटी है, क्या ये आपकी करंट लायबिलिटी होगी या नॉन करंट लायबिलिटी होगी। क्योंकि अब तो हम इसको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद में कंसिडर कर रहे हैं ना। नहीं, अब देखो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद में कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास में अभी एक टर्म और है 12 मंथ। या तो विद इन हम इसको पे करते हैं 12 मंथ, या विद इन पेमेंट करते हैं हम ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। कैसे भी हम इसको पे करेंगे, ये क्या कहलाएगी, आपकी करंट लायबिलिटी। तो अगर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड अगर आपका ग्रेटर देन है 12 मंथ, तो हम किसको कंसीडर करके चलेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे करंट लायबिलिटी या नहीं। और अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड लेस देन होता है 12 मंथ, तो फिर हम 12 मंथ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं कि ये चीज आपकी करंट लायबिलिटी भी है या नहीं है। अब देखो, नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है। अभी हमने देखा था कि कोई भी एक ऐसी लायबिलिटी जो कि करंट लायबिलिटी नहीं है, यानी कि उसका पेमेंट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद में किया जाए या 12 मंथ के बाद में किया जाए, या ट्रेडिंग के पर्पज से ना रखी गई हो। जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। ये एक अच्छा सा पॉइंट है। ये एसेट्स भी बन जाता है कभी कभी आपकी नॉन करंट एसेट्स, और ये नॉन करंट लायबिलिटी भी बन जाता है। तो हम देखते हैं कि ये होती क्या क्या चीजें। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की, तो कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो कि आप जिनका रीपेमेंट करते हो आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड या आफ्टर 12 मंथ्स उनका रीपेमेंट करते हो, तो वो आपकी क्या कहलाती हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लाइक आपने बैंक से लोन लिया है, आपने डिवेंचर इश्यू किए हैं, आपने बॉन्ड इश्यू किए हैं, ठीक है। तो कोई भी अमाउंट जो आपने रिसीव किया है, आपने लोन लिया है, आप उनको 12 मंथ बाद में पे करोगे या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद में पे करोगे, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं। अब डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या होती है। तो देखो, एवरी ईयर क्या होता है कि अकाउंटिंग इनकम इज कंपेयर्ड विद टैक्सेबल इनकम। हम हर साल क्या करते हैं, जो हमारी अकाउंटिंग इनकम होती है उसको हम टैक्सेबल इनकम से कंपेयर करते हैं, और जो डिफरेंस होता है विच इज, जो कि क्या होता है, टेम्परेरी होता है नेचर, इनकम टैक्स ऑन द डिफरेंस अमाउंट इज टर्म्ड एज द डिफर्ड टैक्स। अब क्योंकि देखो, आप इजीली स्टार्टिंग में तो डायरेक्टली नहीं बता सकते हो कि आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी या अकाउंटिंग इनकम क्या होगी। तो हम उनके एक नॉर्मल एक आइडिया लेके चलते हैं, और उनके बीच में जो भी डिफरेंस अमाउंट निकलता है उसको हम डिफर्ड टैक्स करते हैं। इन केस अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन, आपकी जो अकाउंटिंग इनकम मोर देन है किससे, टैक्सेबल इनकम से, तो इससे क्या आ जाएगा, देखो आपकी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है और टैक्सेबल इनकम आपकी क्या है, कम है। तो अब आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा आपको। तो वो डिफर्ड टैक्स आपकी क्या बन गई, अब आपकी लायबिलिटी बन गई। अगर वहीं पर अकाउंटिंग इनकम आपकी कम है और टैक्सेबल इनकम क्या है आपकी ज्यादा है, तो इससे क्या बन जाएगा, आपका डिफर्ड टैक्स असेट्स हो जाएगा आपका। करंट लायबिलिटीज अगर हम देखते हैं, तो करंट लायबिलिटीज क्या क्या हो जाती हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग। अगर शॉर्ट टर्म बोरिंग में देखो आपका क्या क्या आते हैं, बैंक ओडी आ जाता है आपका, ठीक है। आपके ट्रेड पेबल आ जाते हैं। ट्रेड पेबल में देखो दो टर्म्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग में आपके बैंक ओडी आ गए, आपने बैंक से लोन लिया है शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है। कैश क्रेडिट हो गया आपका। ट्रेड पेबल में देखो, ट्रेड पेबल जो टर्म है ये दो चीजों को इंक्लूड करती है अपने अंदर, एक बीपी, एक क्रेडिटर्स। बीपी यहाँ पर ये ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड प्रेशर कह सकते हो आप इसको, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा भी ना आपका इसकी वजह से कि आपको अमाउंट पे करना है। तो देखो बीपी क्या हो गया,
बीपी का मतलब हुआ है आपका क्या, बिल्स पेबल, यानी कि इनके अगेंस्ट आपको क्या करना है, आपको अमाउंट पे करना है। ठीक है, बिल्स पेबल हम लोग पढ़ चुके थे कि बिल्स पेबल होते क्या है, ठीक है, और क्रेडिटर्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि बिल्स पेबल का सब हेड क्या है, तो बिल्स पेबल का सब हेड क्या है, ट्रेड पेबल। बिल्स पेबल का हेड क्या है, करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आपने कोई भी किए हैं या अदर करेंट लायबिलिटी, जैसे आपके आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, आपकी अनएक्रूड इनकम हो गई। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, आपने ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने अकर तो हो गया, आपने एक्सपेंसेस कर लिए लेकिन अमाउंट पे नहीं किया है। जैसे सपोज दैट आप मेरे से पढ़ लिए हैं लेकिन आपने मुझे फीस पे नहीं की है, तो अभी वो क्या हो जाएगी आपके लिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपकी अदर करेंट लायबिलिटी के अंदर आ जाती हैं। आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका हेड क्या है, तो इसका हेड क्या है, करेंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सब हेड क्या है, अदर करेंट लायबिलिटी। और सोचो आपको इसी चीज का 1 मार्क्स मिल जाता है या 0.5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बहुत इजीली आप यहां से 3 to 4 मार्क्स इजीली कवर कर सकते हो। अभी हम देखो पूरी की पूरी पढ़ेंगे कि कैसे होता है। देखो अब असेट्स क्या होती है, असेट्स का मतलब हो जाता है कि कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी एक ऐसी वैल्यू जिससे कि आप फ्यूचर में कैश रियलाइज करते हो। ठीक है ना, जिससे आपको बेनिफिट मिलता है और जिससे आप कैशलेस करते हो, और जिस पर कंट्रोल किसका होता है, कंट्रोल किसका होता है, जिस पे कंट्रोल होता है आपका। ठीक है ना, ओके, जिस पे कंट्रोल किसका होगा, आपका कंट्रोल होगा। आपका जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि लैंड है, ठीक है, ये लैंड किसकी है, आपकी है। ठीक है, तो ये लैंड आपके लिए क्या हुई, असेट्स हुई। मान लीजिए शेयर है, ये किसी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं और ये आपके हैं, आपके नाम से आपने ले रखे हैं, तो ये क्या हुआ, आपकी असेट्स हो गई। फर्दर हम लोग असेट्स को भी हम क्या करते हैं, असेट्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक हो जाती है नॉन करंट एसेट्स और एक हो जाती है आपकी करंट एसेट्स। सेम करंट एसेट्स जो कि रियलाइज कर सकते हो आप, जिसको विद इन 12 मंथ, या तो आप 12 मंथ के अंदर उनको रियलाइज कर सकते हो या आप उनको रियलाइज कर सकते हो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। और नॉन करेंट एसेट्स, इसके जस्ट अपोजिट नेगेटिव डेफिनेशन यूज कर लो, ऐसी एसेट जो कि करंट एसेट्स नहीं है, वो क्या कहलाती है, आपकी नॉन करेंट एसेट्स। देखो नॉन करेंट एसेट्स को, ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन, ठीक है, अब देखो नॉन करेंट एसेट्स जो होती है, इसको हम फर्दर, इसमें कुछ पॉइंट्स होती हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी आपकी टेंजिबल एसेट्स हो गई, ठीक है, और इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं, आपकी ऐसी एसेट्स जिनको कि जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। टेंजिबल एसेट जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, इंटेंजिबल एसेट जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लाइक कॉपीराइट, लाइक ट्रेडमार्क, ठीक है। तो नॉन करेंट एसेट्स क्या हो जाती है आपकी, एक मिनट, इसकी थोड़ी चार्जिंग कम हो गई है तो मैं जरा इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को अगेन। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपके टेंजिबल एसेट्स हो गए, आपके इंटेंजिबल एसेट्स हो गए। टेंजिबल एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, इंटेंजिबल एसेट्स जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट,
कोई भी इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने किसी कंपनी में शेयर्स परचेस कर रखे हैं, डिवेंचर्स परचेस कर रखे हैं किसी अदर कंपनी के, तो वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होते हैं। और ये आपने मोर देन 12 मंथ्स के लिए ले रखे हैं या मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के लिए ले रखे हैं, तो ये आपके नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। डिफर्ड टैक्स एसेट्स, वही हमने देखा, अकाउंटिंग इनकम कम है आपकी टैक्सेबल इनकम से, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिफर्ड टैक्स एसेट्स हो जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, यानी कि आपने किसी को लॉन्ग टर्म लोन्स दे रखे हैं, एडवांसेस दे रखे हैं, आपने किसी फर्दर कंपनी को लोन दे रखा है, ओके। और अदर नॉन करेंट एसेट्स। तो देखो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट देखते हैं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आर इन्वेस्टमेंट विच आर हेल्ड नॉट विद द पर्पस टू रीसेल बट टू रिटेन देम, यानी कि हमने उनको जस्ट ओनली इसलिए नहीं कर रखा है कि हम उनको अभी हैंड टू हैंड रीसेल कर देंगे, हम उन्हें किस लिए होल्ड करके रख रखा है, रिटेन करने के लिए, ठीक है ना। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट फर्दर क्लासिफाइड कर देते हैं हम उनको ट्रेड इन्वेस्टमेंट में और अदर इन्वेस्टमेंट में। ट्रेड इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट, देखो ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने किसी अदर कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसको हम कहते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और अदर इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है कि आपने किसी असेट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लाइक आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है प्रॉपर्टी में, ठीक है, ओके। जो कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं, नॉट ट्रेड इन्वेस्टमेंट। या आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसी आपने मान लो प्रॉपर्टी में, यानी आपने कहीं पे लैंड ले रखी है, आपने कोई बिल्डिंग परचेस कर रखी है, आपने गोल्ड वगैरह ले रखा है, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, आपके इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी आपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर्स में, गवर्नमेंट ट्रस्ट सिक्योरिटीज में, डिवेंचर्स बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने म्यूचुअल फंड में कर रखा है, पार्टनरशिप फंड में कर रखा है, तो ये सब क्या हो जाते हैं आपके नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अगर हम लोग करंट इन्वेस्टमेंट की, करंट एसेट्स की बात करते हैं, तो यानी कोई भी एसेट जो कि रियलाइज हो जाए आपकी किसमें, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में, या फिर रियलाइज हो जाए आपकी किसमें, विद इन 12 मंथ में, यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मीन्स स्टॉक, जो कि आपने जिस चीज का बिजनेस करते हो, इसको हम अलग टर्म में गुड्स भी बोल देते हैं, जिस चीज का बिजनेस करते हो, यानी ऐसा कोई भी गुड्स जो आपने परचेस किया है टू रीसेल देम, ठीक है। अब इसमें आपका रॉ मटेरियल भी आ जाता है, डब्ल्यूआईपी भी आ जाता है, डब्ल्यूआईपी मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, गुड्स अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, और फिनिश गुड्स, यानी कि जो गुड्स आपका कंप्लीट बन के रेडी हो गया है। ट्रेड रिसीवेबल्स, तो देखो ट्रेड रिसीवेबल्स को हम फर्दर बाइफरकेट करते हैं दो पार्ट में, एक हो जाता है आपका बीआर, बिल्स रिसीवेबल, और दूसरा हो जाता है आपका डेटर्स। डेटर्स जिनसे आपको अमाउंट बाद में मिलेगा, और वही डेटर्स जब आपको एक इंस्ट्रूमेंट बना के दे देते हैं, दैट इज नोन एज द बीआर, बिल्स रिसीवेबल, जिसके बदले में आपको अमाउंट रिसीव होता है, ठीक है, कैश रिसीव करोगे, वो आपका क्या कहलाएगा, बिल्स रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसको हम देखते हैं अभी क्या होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज और अदर करंट एसेट्स, ठीक है। तो लोग अगर, अब देखो अगर हम बात करते हैं, देखो कंटिंजेंट लायबिलिटी देख लेते हैं पहले एक टर्म क्या होती है। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी लायबिलिटी है जो कि डिपेंड करेगी ड्यू टू द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, ठीक है ना। यानी आप अभी से नहीं कह सकते हो कि आपकी आपकी लायबिलिटी है या नहीं है। जैसे आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा है और आप उस केस को हार जाते हो, तो उसके बदले में आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो वो आपकी क्या बन के चलती है, जब तक आपका कोर्ट में केस चल रहा है, वो आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। इसको आप बैलेंस शीट में कहीं पे भी शो नहीं करते हो, बस आपको इसको एज अ निजी नोट्स टू अकाउंट में शो करते हो कि इतने रुपए की आपके पास में कंटिंजेंट लायबिलिटी है। अब देखो अगर हम देखते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या है, ठीक है। तो देखो कैश, तो आप जानते ही हो, कैश जो है आपके पास में है, हाथों में है आपके कैश, या आपके बैंक में डिपॉजिट है, उसको तो हम कैश बोलेंगे बोलेंगे, ठीक है ना। दूसरा, चेक है आपके पास में, तो वो भी तो कैश है ना, ड्राफ्ट है, ओके। चेक है आपके पास में, ड्राफ्ट है आपके पास में, वो भी आपके पास में क्या हुआ, कैश हुआ। आपने बैलेंस है बैंक के पास में, आपके बैंक में डिपॉजिट है कोई पैसा, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, उसको भी हम किस में ले लेते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में उनको हम ले लेते हैं। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कंटिंजेंट लायबिलिटी का हम देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं कि प्रपोज डिविडेंड है फॉर द करंट ईयर इज आल्सो नोन एज द कंटिंजेंट लायबिलिटी बिकॉज इट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द
शेयर होल्डर्स हु मे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड। ठीक है, देखो प्रपोज डिविडेंड क्या है कि अभी इन्होंने पे नहीं किया है, इन्होंने बस क्या किया है, इसको प्रपोज किया है कि हम लोग इतने रुपए का अमाउंट नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे। अब उसको वो रिड्यूस्ड भी कर सकते हैं। तो ये लायबिलिटी कैसी हो जाएगी आपकी, कंटिंजेंट लायबिलिटी हो जाएगी। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है, क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेब्ट्स। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक बट नॉट योर ड्यू फॉर पेमेंट, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी बन सकती है कि अगर सामने वाली पार्टी ने पेमेंट नहीं किया अपने बियाज का, तो कंपनी किससे पेमेंट करेगी, बीपी तो कंपनी किससे पेमेंट रिसीव करेगी, कंपनी सॉरी बैंक जो है वो किससे पेमेंट लेंगी, हमसे पेमेंट लेंगी वापस। ओके, प्रपोज डिविडेंड, ये सारी चीजें आपकी हो गई। ठीक है, तो अब देखो हम इसका ना एक काम करते हैं। देखो जनरली क्या होता है कि आपकी जो बैलेंस शीट होती है, ठीक है, देखो आपकी जो बैलेंस शीट है, ओके, बैलेंस शीट में क्या होता है कि आपकी दो लाइन होती है आपके। यहाँ होता है इक्विटी, इक्विटी में आपका पॉइंट आ जाता है सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आपका सबसे जो फर्स्ट टर्म यूज होती है दैट इज नोन एज द शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, एंड थर्ड टर्म में हम इसमें यूज कर लेते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि शेयर कैपिटल जो है इसका हेड क्या है, तो शेयर होल्डर्स फंड होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है इक्विटी शेयर कैपिटल का हेड क्या है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का हेड होता है आपका शेयर कैपिटल, इसका सब हेड होता है शेयर कैपिटल, एंड हेड क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जनरल रिजर्व का हेड क्या है, तो शेयर होल्डर्स फंड है जनरल रिजर्व का हेड, और इसका सब हेड क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर टर्म आ जाती है नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि नॉन करेंट लायबिलिटीज में आपका क्या क्या आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपका एक और पॉइंट आ जाता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, अब नॉन करेंट लायबिलिटी में आपकी क्या आ जाती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ जाएंगी आपकी। ठीक है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ जाती है जो भी हमने देखा था, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आ जाती है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपके आ जाते हैं। फिर आपकी करंट लायबिलिटीज हेडिंग आ जाती है। करंट लायबिलिटी में आपके क्या क्या टर्म्स आ जाती हैं, करंट लायबिलिटी में आपके आ जाएंगे वही शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल, आपकी अदर करंट लायबिलिटी, और आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। आप पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ले सकते हो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन लास्ट में ले लेंगे। ठीक है ना, तो आपके क्वेश्चन जनरली बनता है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताओ कि आपका बिल्स पेबल, इसका हेड क्या है, तो बिल्स पेबल का हेड क्या हुआ, करंट लायबिलिटी। बिल्स पेबल का सब हेड क्या होता है, ट्रेड पेबल होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हेड क्या है, या आपसे अनएक्रूड इनकम का हेड पूछ लिया कि अनएक्रूड इनकम का हेड क्या है, तो अनएक्रूड इनकम का हेड क्या है, करंट लायबिलिटी है। सब हेड क्या है, अदर करंट लायबिलिटी है। सेम, फिर आपका आ जाता है असेट्स। असेट्स में सब फर्स्ट हेडिंग आ जाती है आपकी नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इंटेंजिबल एसेट्स को। ठीक है, अब आपसे पूछ लेते हैं जैसे सपोज दैट इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स का हेड क्या है, नॉन करंट एसेट्स, सब हेड क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये किसके अंडर आई थी, आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के अंदर आई थी। या मान लीजिए कि आपका कैपिटल डब्ल्यूआईपी है, आपने कोई शेयर जो है, सॉरी शेयर नहीं, आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहे हो और वो भी आपका बना है, आधा बना हुआ है अभी आपका, तो वो आपका क्या लाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स है ये, लेकिन है कैसे में, आपकी डब्ल्यू आई पी में है ये आपकी इंटेंजिबल एसेट्स। तो इसीलिए क्या हो जाएगी आपकी इंटेंजिबल एसेट डब्ल्यूआईपी में, तो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंडर ही आएगी। और इसका हेड क्या होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका सब हेड हो जाएगा, और हेड क्या हो जाएगा इसका, नॉन करंट एसेट। तो हम इस टाइप से इनको बाइफरकेट कर सकते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा आपका, डिफर्ड टैक्स असेट्स आ जाएगा आपकी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज आ जाएंगे, और अदर लॉन्ग अदर नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे आपकी। और इसके बाद में आपके लास्ट हेडिंग बचती है बैलेंस शीट में करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में भी हमने देखा था कि क्या 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 आ सकते हैं आपके, करंट इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं आपकी, इन्वेंट्रीज आ सकती हैं आपकी, ट्रेड रिसीवेबल्स आ सकते हैं आपके,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ सकती है आपकी, और शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज आ सकते हैं, या अदर करंट असेट्स आपके आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें करंट एसेट्स में आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कि जो बैंक बैलेंस है इसका हेड क्या है। बैंक बैलेंस का हेड क्या है, करंट एसेट्स है। इसका सब हेड क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होता है। तो बस आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हों तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।